हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आपका एक बहुत ही अच्छा टॉपिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो टॉपिक क्या है आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी संसदीय व्यवस्था। ये जो आपका चैप्टर है यह आपके एम लक्ष्मीकांत का, यानी अगर मैं इस चैप्टर का नाम बताऊं तो यह आपके एम लक्ष्मीकांत का क्या है, चैप्टर नंबर कितना है, 13th। यानी हम लोग 13वें चैप्टर पे क्या आ गए हैं अपने बुक के, एम लक्ष्मीकांत बुक के। तो ये जो आपका टॉपिक है पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये क्या है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन, प्री में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ऐसा कोई साल नहीं है जहां से हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम से क्या हुआ है, क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो ये जो आपका टॉपिक है संसदीय व्यवस्था, यह हमारे एम लक्ष्मीकांत बुक का चैप्टर नंबर कितना है, 13th, यानी 13 चैप्टर है। अब हम लोग 13वें चैप्टर पे आ गए हैं। फिर आपका संसदीय व्यवस्था पढ़ने के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, केंद्र राज्य संबंध, यानी जो केंद्र और राज्य के बीच में हमारा संबंध होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग डायरेक्ट आ जाएंगे अपने यूनियन गवर्नमेंट पे, यानी केंद्र सरकार पे, जिसको हम लोग पार्ट 5 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग अब जानते हैं कि इस हम लोग संसदीय व्यवस्था में कौन कौन से टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहले उस टॉपिक का नाम लिख लेते हैं, टॉपिक टू बी कवर्ड। यानी हम लोग कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे उसका एक बार नाम लिखते हैं, टॉपिक टू बी कवर्ड। ठीक है, यानी हम लोग कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का एक बार नाम देखते हैं। तो देखिए संसदीय व्यवस्था में हम लोग सबसे पहले तो क्या पढ़ेंगे, अपने संसदीय व्यवस्था की विशेषता के बारे में पढ़ेंगे। यानी संसदीय व्यवस्था की विशेषता क्या है उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो देखिए आपको पहला बात आज इसमें क्या पढ़ना है, संसदीय व्यवस्था की विशेषता। यानी जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं संसदीय व्यवस्था की विशेषता क्या है। फिर हम लोग सेकंड टॉपिक क्या पढ़ेंगे, आपका सेकंड टॉपिक होगा राष्ट्रपति व्यवस्था या अध्यक्षात्मक शासन, या उससे हम लोग प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी कहते हैं। यानी हम लोग कितने तरह के सिस्टम देखते हैं, दो तरह के। एक हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है जो कि संसदीय व्यवस्था है, और इसी के पैरेलल हम लोग क्या देखेंगे, एक हमारा प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है। वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम हमें किस देश में देखने को मिलता है, और प्रेसिडेंशियल सिस्टम और आपके पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या डिफरेंट पाया जाता है, यानी संसदीय व्यवस्था और राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में क्या डिफरेंट पाया जाता है उसके बारे में भी थोड़ा सा देखेंगे। तो हमारा सेकंड टॉपिक क्या होगा, राष्ट्रपति शासन व्यवस्था, या उसे प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ठीक है, और इसे आप लोग क्या लिख सकते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग को ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग करना है कि आपके पार्लियामेंट्री सिस्टम और आपके प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या डिफरेंट पाया जाता है। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, अपने टॉपिक पे आ जाएंगे, कौन सा टॉपिक, आपका संसदीय व्यवस्था। फिर हम लोग जानेंगे आपके संसदीय व्यवस्था के गुण क्या क्या है, यानी फीचर्स के बारे में, संसदीय व्यवस्था के गुण। ठीक है, जब किसी भी चीज के हम लोग फीचर्स को यानी उसके गुणों को समझते हैं तो फिर हम लोग कहाँ आते हैं, उसके दोष पर आते हैं कि आखिर इसके डिमेरिट्स क्या है, इसके दोष क्या है। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, संसदीय व्यवस्था के दोष, दोष क्या क्या है। ठीक है, फिर जो हमारा एक टॉपिक होने वाला है उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि आखिर क्या ऐसा कारण था कि हमने क्या किया है, संसदीय व्यवस्था को भारत में अपनाया है, हमने प्रेसिडेंशियल सिस्टम को क्यों नहीं अपनाया है। तो उसके थोड़ा सा कारण को डिफाइन करेंगे, यानी कारण को समझेंगे। तो संसदीय व्यवस्था के यहाँ पे लिखिए, संसदीय व्यवस्था के व्यवस्था के स्वीकार्यता
स्वीकार्यता यानी स्वीकार करने का संसदीय व्यवस्था के स्वीकार्यता के कारण यानी हमने अपने पार्लियामेंट्री सिस्टम को क्यों अपनाया है उसके थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, कारण को देखेंगे। तो आपको टॉपिक समझ में आ गया कि हमें टॉपिक कौन कौन से पढ़ना है। तो मैं तो मैम सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, आपके संसदीय व्यवस्था की विशेषता क्या होती है यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में समझेंगे। फिर हम लोग क्या समझेंगे, एक हमारा प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी होता है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जो प्रेसिडेंट होंगे वही क्या होंगे, हेड होंगे, ठीक है। फिर हमारा क्या है, संसदीय व्यवस्था के गुण क्या क्या है, फिर हमें क्या समझना है, संसदीय व्यवस्था के दोष क्या क्या है उसे समझेंगे। फिर समझेंगे कि हमारे संसदीय व्यवस्था के स्वीकार्यता के क्या कारण रहे, यानी हमने भारत में क्यों संसदीय व्यवस्था को अपनाया है उसे एक बार समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपने फर्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जो कि क्या है, हमारे संसदीय व्यवस्था की विशेषता। अब थोड़ा सा पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में क्या करते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग लिखिएगा पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट्री, इसको थोड़ा मैं और डार्क करती हूँ, ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है, यानी संसदीय व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था क्या होता है, अब उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखिए अब इसका ना हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे कि आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम होता क्या है, ठीक है, तभी समझ में आएगा। तो पहले मैं आपको क्या कर रही हूँ, लैंग्वेज में लिख ले रही हूँ, फिर आपको समझाऊंगी, ठीक है, कि ये कहने का अर्थ क्या है। तो देखिए यहाँ पे लिखिए संसदीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था सरकार की, ठीक है, सरकार की वह व्यवस्था होती है, व्यवस्था होती है जिसमें जो हमारी कार्यपालिका होती है वह विधायिका के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका क्या करती है, किसी भी कानून को लागू करने का काम करता है, और जो हमारी विधायिका है वह क्या करती है, कानून को बनाती है। तो हमने क्या कहा, संसदीय व्यवस्था सरकार की वह व्यवस्था होती है जिसमें कार्यपालिका अपने अपने नीतियों एवं कार्यों के लिए क्या होती है, अपने नीतियों, ओहो एक मिनट, अपने नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। यानी अब थोड़ा सा हम लोग इसे समझते हैं, ठीक है। यानी हमने क्या लिखा, हमने क्या कहा कि आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम होता क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है। तो हमने कहा कि सरकार की ऐसी व्यवस्था यानी संसदीय व्यवस्था सरकार की वह व्यवस्था होती है जिसमें जो हमारी कार्यपालिका होती है यानी जो हमारी एग्जीक्यूटिव होती है कार्यपालिका, अपने नीतियों यानी जो वह पॉलिसी बना रही है और वह अपने कार्यों के लिए क्या होती है, हमारे विधायिका के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है, यानी अकाउंटेबल होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। तो देखिए अब हमारा सवाल आता है कि मैम जो हमारी एग्जीक्यूटिव है, यहाँ पे हम लोग एक आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो हमारी एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव यही क्यों हमारे लेजिस्लेटिव के प्रति उत्तरदायी है, यानी लेजिस्लेटिव यानी जो हमारी विधायिका है, सॉरी जो आपकी कार्यपालिका है वह कार्यपालिका विधायिका के प्रति ही क्यों उत्तरदायी है। हमने ये क्यों नहीं कहा कि विधायिका कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी है। तो देखिए हमने क्या कहा कि जो आपकी कार्यपालिका है, यानी यहाँ पे लिख दीजिए कार्यपालिका
क्या है, तो हमारे विधायिका के प्रति क्या है, उत्तरदायी है। विधायिका के प्रति क्या है, उत्तरदायी, उत्तरदायी है। तो अब हमने आपसे सवाल पूछा है कि आखिर जो हमारी एग्जीक्यूटिव है, यानी जो हमारी कार्यपालिका है, वही विधायिका के प्रति उत्तरदायी क्यों है? क्यों नहीं हमने कहा कि विधायिका कार्यपालिका की उत्तरदायी है, ऐसा क्यों नहीं? तो देखिए यहाँ पे हमने कहा क्या कहा, तो थोड़ा सा आपके एग्जीक्यूटिव और आपके लेजिस्लेटिव को समझना होगा। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे विधायिका में लोग होते कौन है। आपके विधायिका में कौन लोग होते हैं, तो जनता जो कि अपना प्रतिनिधि चुन के भेजती है कहाँ, पार्लियामेंट में, वही लोग क्या होते हैं, जाके आपके संसद में बैठते हैं और लॉ मेकिंग का काम करते हैं। तो यहाँ पर क्या होते हैं, जो हमारे पीपल होते हैं, पीपल वह क्या करते हैं, अपना रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधित्व चुनते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और वही जाके क्या होता है, पार्लियामेंट में बैठता है, पार्लियामेंट में बैठता है और वही व्यक्ति क्या करता है, हमारे देश के लिए क्या करता है, लॉ मेकिंग का काम करता है, यानी कानून बनाने का काम करता है, ठीक है, लॉ मेकिंग का, लॉ मेकिंग का क्या करता है, काम करता है। तो हमने क्या देखा, ये जो हमारी विधायिका है, विधायिका में ही हमने क्या किया है, जो हमारी जनता है उसने अपना प्रतिनिधित्व चुन के यहाँ पे भेजा है और वही जाके लॉ मेकिंग का काम करता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि हमारे एग्जीक्यूटिव में कौन कौन लोग आते हैं, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमारे पीएम आते हैं, यानी हमारे बोल सकते हैं कि प्रेसिडेंट साहब आते हैं, प्रेसिडेंट साहब आते हैं, और हमारे कौन आते हैं, ब्यूरोक्रेट्स यानी नौकरशाही, ठीक है, जैसे आपके आईएएस ऑफिसर हो गए, आईपीएस हो गए, आईएफएस हो गए, ये सब क्या होते हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। तो आईएएस आईपीएस आईएफएस का चुनाव जनता ने तो नहीं किया है, वो एक एग्जाम को क्लियर करके क्या हुए हैं, हमारे इस एग्जीक्यूटिव का क्या हुए हैं, पार्ट बने हैं। तो वो जो भी हमारे देश के लिए, समाज के लिए कर रहे हैं, वो उनको क्या करना होगा, तो हमारी जनता द्वारा जो चुनी गई प्रतिनिधि है, उनके प्रति क्या होना होगा, उत्तरदायित्व को क्या करना होगा, सुनिश्चित करना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जनता जो बैठी है उसको चुना किसने है, जनता ने ही चुना है और वही लॉ मेकिंग का काम कर रही है। तो जो लोग अप्रत्यक्ष रूप से चुनकर हमारे यहाँ इस एग्जीक्यूटिव में बैठे हैं, उनको अपने नीतियों एवं कार्यों के लिए क्या करना होगा, तो इसके प्रति उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करना होगा। इसलिए हम लोग क्या देखते हैं कि जो आपकी एग्जीक्यूटिव है वह क्या है, लेजिस्लेटिव के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि हमारे संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है कि विधायिका हमारे कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है, तो हमारा आंसर क्या आएगा कि जो हमारी कार्यपालिका है वह विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। क्यों? क्योंकि विधायिका में कौन लोग जाकर लॉ मेकिंग का काम करते हैं, जिनको जनता ने डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा चुना है। लेकिन हम लोग एग्जीक्यूटिव में क्या देखते हैं कि जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं उनका जो इलेक्शन होता है वो अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। और यहीं पे अगर हमारे ब्यूरोक्रेट्स आ जाए, ब्यूरोक्रेट्स यानी जो हमारे आईपीएस हो गए, आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए और हमारे क्या आ गए, आईएफएस हो गए, तो ये किसी जनता द्वारा चुनकर नहीं आए हैं, ये क्या हुए, एक एग्जाम को पास करके आए हैं। तो इसीलिए ये जो कार्य और नीति करते हैं उसके लिए क्या होना होगा, आपके लेजिस्लेटिव के प्रति उत्तरदायी होना होगा। तो ये हमने देख लिया कि आपके संसदीय व्यवस्था का मेन मतलब क्या होता है। तो जो हमारी कार्यपालिका होती है वह विधायिका के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। ये बात हमने समझ लिया। देखो तो ये बात हमने समझ लिया। अब हमें थोड़ा सा देखना है कि जो हमने यह व्यवस्था पार्लियामेंट्री सिस्टम में देखा कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, ऐसा व्यवस्था हमें प्रेसिडेंशियल सिस्टम में नहीं देखने को मिलता है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम का मतलब क्या हो गया, राष्ट्रपति शासन में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा राष्ट्रपति शासन में, एक थोड़ा सा आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, राष्ट्रपति शासन में, राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में जो जो बातें आपके एम लक्ष्मीकांत बुक में बताया गया है उसी बात को हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे, ताकि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो देखिए अगला बात क्या बताया गया है कि राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में जो हमारी कार्यपालिका होती है वह विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। तो यहाँ पे लिख लीजिए राष्ट्रपति शासन व्यवस्था, राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में कार्यपालिका
कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, उत्तरदायी नहीं होती है। ठीक है, तो हमने एक तो आपके पार्लियामेंट्री सिस्टम को देख लिया, जहां पे हमने देखा कि जो हमारी कार्यपालिका है वह विधायिका के प्रति क्या है, उत्तरदायी है। लेकिन हमने प्रेसिडेंशियल सिस्टम यानी राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में देखा कि जो हमारी कार्यपालिका है वह आपके विधायिका के प्रति क्या है, उत्तरदायी नहीं है। यानी हम लोग क्या देखते हैं, आपके अमेरिका में ऐसी व्यवस्था देखने को मिलता है, जो कार्यपालिका होती है वह आपकी विधायिका से क्या होती है, पूरी तरह स्वतंत्र होती है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, कार्यपालिका विधायिका से पूरी तरह क्या होती है, स्वतंत्र होती है, पूरी तरह स्वतंत्र होती है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया। अब हमने थोड़ा सा अपने पार्लियामेंट्री सिस्टम के साथ हमने क्या कर लिया, अपने प्रेसिडेंशियल सिस्टम को भी देख लिया। अब हम लोग पुनः क्या आते हैं अपने पार्लियामेंट्री सिस्टम पे। अब थोड़ा सा आपके एम लक्ष्मीकांत बुक में कुछ कुछ बातें बताया गया, उसे देखते। देखिए, तो आपके बुक में बताया गया है कि ये जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना, इस पार्लियामेंट्री सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार या सरकार का वेस्टमिंस्टर स्वरूप भी बोलते हैं। वेस्टमिंस्टर स्वरूप क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो आपका वेस्टमिंस्टर है वह क्या है, आपके ब्रिटेन में एक जगह है जहां पर ब्रिटेन की पार्लियामेंट है, इसलिए हमने इसे क्या कहा है, सरकार का वेस्टमिंस्टर स्वरूप कहा है। क्यों, क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने लिया कहां से, तो अपने ब्रिटेन से लिया है, इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, सरकार का वेस्टमिंस्टर स्वरूप भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा कि संसदीय व्यवस्था को, अब देखिए यहाँ पे लिखिए, संसदीय व्यवस्था को क्या बोलते हैं, तो कैबिनेट सरकार भी बोलते हैं। कैबिनेट सरकार क्यों बोलते हैं, जब इसकी विशेषता पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, संसदीय व्यवस्था को कैबिनेट सरकार या क्या बोलते हैं, या उत्तरदायी सरकार। यानी हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो हमारी कार्यपालिका है वह विधायिका के प्रति क्या है, उत्तरदायी है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, उत्तरदायी सरकार या सरकार का वेस्टमिंस्टर स्वरूप भी बोलते हैं। सरकार का वेस्टमिंस्टर, ठीक है, वेस्टमिंस्टर स्वरूप भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये वेस्टमिंस्टर क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग क्या कर लेते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए वेस्टमिंस्टर क्या है, यह आपके ब्रिटेन का क्या है, एक जगह है। ये क्या है, आपके ब्रिटेन का क्या है, एक जगह है, यानी प्लेस है। और यहीं पर क्या है, हमारी ब्रिटेन की पार्लियामेंट है। तो चूंकि हमने क्या किया है, अपने पार्लियामेंट्री सिस्टम को यानी संसदीय व्यवस्था को क्या किया है, ब्रिटेन से ही अपनाया है, तो इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, सरकार का वेस्टमिंस्टर स्वरूप भी बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, ब्रिटेन का एक जगह है वेस्टमिंस्टर, और यहीं पर क्या है, ब्रिटेन की पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया कि मैम हम लोग संसदीय व्यवस्था को यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम को क्या क्या नामों से और जानते हैं, तो संसदीय व्यवस्था को कैबिनेट सरकार या इस उत्तरदायी सरकार यानी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, या इसे क्या कहते हैं, सरकार का वेस्टमिंस्टर स्वरूप भी कहते हैं। अब वेस्टमिंस्टर स्वरूप क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो वेस्टमिंस्टर है यह क्या है, आपके ब्रिटेन का एक जगह है जहां पर क्या है, ब्रिटेन की पार्लियामेंट है। तो चूंकि हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को ब्रिटेन से अपनाया है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्रिटेन का वेस्टमिंस्टर स्वरूप भी कहते हैं।
तो जो भी बात है, आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी आपके पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में, उसे हमने क्या किया है, बता दिया है। अब इसका एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, हमने आपको सबसे पहले स्टार्ट में क्या कहा है कि हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में हमने आपको इसका कुछ बेसिक आइडिया दिया कि ये होता क्या है। तो हमने कहा कि संसदीय व्यवस्था सरकार की वह व्यवस्था होती है जिसमें जो हमारी कार्यपालिका होती है, यानी जो हमारी एग्जीक्यूटिव होती है, अपने नीतियों एवं कार्यों के लिए क्या होती है, विधायिका यानी लेजिस्लेटिव के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। अब हमने आपसे क्वेश्चन किया कि जो हमारी एग्जीक्यूटिव है वही आपके लेजिस्लेटिव के प्रति उत्तरदायी क्यों नहीं है। ये जो हमारा लेजिस्लेटिव है यह आपके विधायिका के प्रति क्यों नहीं उत्तरदायी है। तो इसका आंसर हमारा यह आता है कि मैम जो हमारी लेजिस्लेटिव है, यहाँ पे हम लोग वैसे लोग को भेजते हैं जो कि हमारे लिए कानून बनाने का काम करते हैं, जो हमारे जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने होते हैं। लेकिन एग्जीक्यूटिव में हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे प्रेसिडेंट बैठते हैं, आपके ब्यूरोक्रेट्स बैठते हैं, जो कि हमारे जनता द्वारा डायरेक्ट इलेक्टेड नहीं होते हैं। इसलिए यह क्या होते हैं, अपने नीतियों एवं कार्यों के लिए क्या होते हैं, आपके लेजिस्लेटिव के प्रति क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। तो हमने ये बात समझा। फिर हमने कहा कि थोड़ा सा हम लोग प्रेसिडेंशियल सिस्टम यानी राष्ट्रपति शासन व्यवस्था दोनों को पैरेलल लेकर चलेंगे, तो इसे भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो हमने कहा कि जो आपका राष्ट्रपति शासन व्यवस्था होता है, इसमें जो हमारी एग्जीक्यूटिव होती है यानी जो कार्यपालिका होती है, वह आपके विधायिका के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी नहीं होती है। यहाँ पे क्या होता है कि कार्यपालिका विधायिका से पूरी तरह स्वतंत्र होती है। फिर हमने कहा कि अब हमें देखना है कि संसदीय व्यवस्था को और किस किस नाम से जानते हैं, हमारे जो कि एम लक्ष्मीकांत बुक में मेंशन किया गया है, ठीक है। तो हमने कहा कि आपके संसदीय व्यवस्था को कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार या सरकार का वेस्टमिंस्टर स्वरूप भी कहा जाता है। हमने बताया वेस्टमिंस्टर स्वरूप क्यों कहा जाता है, क्योंकि वेस्टमिंस्टर क्या है, आपके ब्रिटेन का एक जगह है जहां पर क्या है, ब्रिटेन की पार्लियामेंट है। चूंकि हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को ब्रिटेन से लिया है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्रिटेन का सरकार का वेस्टमिंस्टर स्वरूप कहते हैं। अब हम लोग आते हैं अपने कहाँ पे आते हैं भाई, तो आपके संसदीय व्यवस्था के जो हमारे क्या बोलते हैं विशेषताएं हैं, उस पे हम लोग आते हैं, ठीक है, कि संसदीय व्यवस्था की विशेषता क्या क्या है। तो यहाँ पे आपको लिखना है, चलो अगला स्लाइड ही ले लेते हैं। संसदीय व्यवस्था की विशेषता आपको हेडिंग डालना है, ठीक है। संसदीय व्यवस्था की विशेषता। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है, आखिर ऐसा क्या इसकी विशेषता थी कि हमने इसे क्या किया है, अपने भारत में अपनाया है। ये जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है, आखिर इसकी क्या विशेषता है कि इसे हमने क्या किया है, अपनाया है, ठीक है। अब इसे स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ आपके टॉपिक्स दिए गए हैं, यानी कुछ पॉइंट दिया गया है, 8 पॉइंट है। उससे हमें क्या करना है, समझना है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम के क्या क्या फीचर्स हैं, यानी विशेषता है। देखिए, तो इसकी जो पहली विशेषता है वह क्या है। देखिए, पहले मैं विशेषता को लिख ले रही हूँ। आपका है नाम मात्र व वास्तविक कार्यपालिका की उपस्थिति, ठीक है। ये इसकी पहली विशेषता है। अब ये विशेषता को डिटेल में थोड़ा सा आगे समझेंगे, पहले सारे विशेषता को लिख लेते हैं, ठीक है। फिर इसकी दूसरी विशेषता क्या है, बहुमत प्राप्त दल का शासन। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, हम जानते हैं, लेकिन आपको ना मैं डिटेल में इसे बहुत अच्छे से कवर करने वाली हूँ, ठीक है। फिर हमारा जो थर्ड नंबर आता है वह क्या होता है, उत्तरदायी सरकार। एक मिनट, सामूहिक उत्तरदायित्व, यहाँ पे लिखिएगा सामूहिक उत्तरदायित्व। ये हमारा इसकी तीसरी विशेषता हो जाती है। फिर जो चौथी विशेषता होती है वह क्या होती है, पहले सबका लिस्ट बना लेते हैं, फिर हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। फिर हमारा जो चौथी विशेषता आती है वह क्या आता है, राजनीतिक
एक रूपता। ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, हम जानते हैं, लेकिन इसे समझेंगे बहुत अच्छे से। फिर हमारा राजनीतिक एकरूपता के बाद हमारा आता है प्रधानमंत्री का नेतृत्व। प्रधानमंत्री का नेतृत्व, ये सब क्या हम बता रहे हैं, तो इसकी विशेषता बता रहे हैं, ठीक है। फिर हमारा जो 5वें नंबर पे आता है वह क्या, 6ठे नंबर पे दोहरी सदस्यता। दोहरी सदस्यता, ड्यूल मेंबरशिप, ठीक है, सदस्यता। और जो हमारा 7वें नंबर पे आता है वह क्या आता है, आपका आ जाता है 7वें नंबर पे, एक मिनट, सदस्यता। फिर एक हमारी और इसकी विशेषता आती है निचले सदन का विघटन। निचला सदन किसे बोलते हैं, लोकसभा को, ठीक है। निचले सदन का विघटन। और जो हमारा लास्ट आता है विशेषता, वह क्या है, गोपनीयता। गोपनीयता का सिद्धांत। 8 नंबर पे जो हमारा आता है वह क्या आता है, गोपनीयता। अब ये सारे लिस्ट ना आपके एम लक्ष्मीकांत बुक में दिया गया है, ऐसा नहीं कि कहाँ से आ गया, ठीक है। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में और अच्छे से समझना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो हमारी 8 विशेषता बताई गई है आपके पार्लियामेंट्री सिस्टम के, कि पहली क्या है, नाम मात्र व वास्तविक कार्यपालिका की उपस्थिति। इसका मतलब क्या होता है, अब इसे समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहला आप लोग हेडिंग लिखिएगा, नाम मात्र, नाम मात्र एवं वास्तविक कार्यपालिका, कार्यपालिका की उपस्थिति। अब इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझना है, ठीक है। अब ये कहना क्या चाहता है कि जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है इसकी विशेषता क्या है, नाम मात्र एवं वास्तविक कार्यपालिका की उपस्थिति। अब ये बोल क्या रहा है, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग अपने कंट्री में क्या देखते हैं, क्या देखते हैं मैं, चलो बताते हैं कि हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे कंट्री में 2 हेड होते हैं, यानी 2 लोग क्या होते हैं, 2 लोग क्या होते हैं, आपके हेड होते हैं, यानी प्रमुख होते हैं। एक आपका क्या होता है, राष्ट्र का हेड होता है, यानी हेड ऑफ नेशन। एक आपका होता है राष्ट्र का प्रमुख, राष्ट्र का प्रमुख। और हमारा दूसरा क्या होता है, एक होता है हमारे सरकार का प्रमुख, यानी हेड ऑफ गवर्नमेंट। सरकार का प्रमुख, यानी इसको यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हो गया हमारा हेड ऑफ नेशन, हेड ऑफ नेशन। एंड सेकंड इज हेड ऑफ गवर्नमेंट, हेड ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि आपके नाम मात्र एवं वास्तविक कार्यपालिका की उपस्थिति का मतलब क्या हो गया, कि हमने देखा कि हमारे देश में क्या है, हमारे देश में क्या है, आपकी 2 तरह के हेड होते हैं, यानी प्रमुख होते हैं। एक हेड कौन होता है, तो हमारे राष्ट्र का प्रमुख होता है एक व्यक्ति, और एक व्यक्ति क्या होता है, हमारे सरकार का प्रमुख होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं कि हमारे जो राष्ट्र के प्रमुख होते हैं वह कौन होते हैं, तो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं। राष्ट्र का प्रमुख कौन होता है, हमारे प्रेसिडेंट साहब होते हैं, यानी राष्ट्रपति होते हैं। वहीं पे अगर हम लोग देखते हैं कि हमारे सरकार का प्रमुख कौन होता है, तो आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट। एंड जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वह क्या होते हैं, आपके नेशन, यानी राष्ट्र के क्या होते हैं, प्रमुख होते हैं। तो यहाँ पे हमने तो देख लिया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नाम मात्र। नाम मात्र का मतलब क्या हो गया कि जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं ना, वह आपके मंत्री परिषद के बिना कोई भी निर्णय नहीं ले सकते हैं। एक हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाया जाता है, वह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होता है, आगे आपकी जब विशेषता आएगी तो उसमें पता चल जाएगी, ठीक है। तो राष्ट्रपति हमारे क्या करते हैं, मंत्री परिषद द्वारा दिए गए सलाहों के अनुसार ही क्या करते हैं, काम करते हैं। और मंत्री परिषद द्वारा दिए गए सलाह को मानने के लिए क्या है, राष्ट्रपति बाध्य है। और उस मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होते हैं, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो हमारे राष्ट्रपति है, यानी वह क्या हो गए, आपके नाम मात्र के क्या हो गए, एक
एग्जीक्यूटिव हो गए, ठीक है। यहाँ पे हमारे प्रेसिडेंट साहब क्या हो जाते हैं, नाम मात्र के क्या हो जाते हैं, एग्जीक्यूटिव में उनका रोल रहता है। और जो हमारा वास्तविक रोल रहता है वह किसका रहता है, आपके प्राइम मिनिस्टर का। प्राइम मिनिस्टर का क्या होता है, रियल रोल होता है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा कि मंत्री कि राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह के लिए, एक नोट लिख लीजिए, राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह के लिए मंत्रिपरिषद बनाया गया है। और राष्ट्रपति मंत्री द्वारा दिए गए सलाहों को मानने के लिए क्या होंगे, बाध्य होंगे। तो ऐसे में क्या पता चलता है कि जो हमारे राष्ट्रपति है वह नाम मात्र के क्या है, कार्यपालिका में उपस्थित है। असली रियल पावर तो किसके पास है, आपके सरकार यानी प्राइम मिनिस्टर के पास है। तो यहाँ पे लिखिए, राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह के लिए मंत्रिपरिषद बनाया गया है। मंत्री द्वारा दिए गए सलाह को मानने के लिए, मंत्री द्वारा दिए अब जो मंत्री परिषद में जो मंत्री बैठेंगे और जो सलाह वो हमारे प्रेसिडेंट को देंगे, उस सलाह को मानने के लिए क्या है, हमारे राष्ट्रपति क्या है, बाध्य हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिख लीजिए, मंत्री द्वारा दिए गए सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति क्या है, बाध्य है। राष्ट्रपति बाध्य है। अब ये सारी बातें ना आपको जब पॉलिटी में हम लोग और अच्छे से जब पार्ट 5 को पढ़ेंगे तो उसमें और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा हमने आपको जानकारी दे दी है। तो देखिए, जो पहली हमारी विशेषता है आपके पार्लियामेंट्री सिस्टम का, वह क्या है कि मैम हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे यहाँ पे नाम मात्र यानी प्रेसिडेंट एवं वास्तविक यानी प्राइम मिनिस्टर कार्यपालिका की क्या है, उपस्थिति है। इसके बारे में हमने क्या बताया कि हमारे देश में ना दो लोग क्या होते हैं, प्रमुख होते हैं। एक हमारे राष्ट्र का प्रमुख होता है यानी देश का प्रमुख होता है, जो कि हमारे प्रेसिडेंट साहब है। दूसरा क्या होता है, हमारे सरकार का प्रमुख होता है यानी प्राइम मिनिस्टर। वह क्या होते हैं, हमारे गवर्नमेंट के हेड होते हैं। फिर हमने कहा कि जो आपके राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह के लिए एक मंत्री परिषद बनाया गया है, जिसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं। मंत्री द्वारा दिए गए सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति क्या है, बाध्य है। अब आपको इतना बस बात समझना है। अब आते हैं हम लोग अपनी दूसरी विशेषता पे। दूसरी विशेषता क्या है, आपके बहुमत प्राप्त दल का शासन। उसको हम लोग अलग स्लाइड पे लेते हैं, ठीक है। दूसरी हमारी विशेषता क्या है, बहुमत प्राप्त दल का शासन। इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम की क्या है, विशेषता है। देखिए अब इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग लिखिए कि हमारा होता क्या है ना कि लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के पार्टी की क्या बनती है, सरकार बनती है। जैसे यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा क्या होता है, आपका इलेक्शन होता है। इलेक्शन होता है कितने सीटों पे, 543 सीटों पे। और इसमें से जो पार्टी यानी 272 सीटें लाती है, जो मेजोरिटी में होती है, उसी पार्टी की क्या होती है, सरकार बनती है। जैसे अगर हम बात करें तो आपके 2019 में यानी 2019 में क्या होता है, आपके बीजेपी को कितनी सीटें मिलती है, तो 303 सीट मिलता है। किसको, तो हमारे बीजेपी को। तो अब यह बीजेपी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी, अपनी सरकार बनाएगी। अब अपनी सरकार बनाएगी तो इसी में से जो हमारे 303 एमपी है, वह अपने में से किसी एक एमपी को क्या करेंगे, पीएम बनाएंगे। तो वही क्या बनेंगे, पीएम। उसी में से एक व्यक्ति आके क्या बनेगा, पीएम बनेगा। और इसी पार्टी की क्या बनेगी, सरकार बनेगी। अब आपके जो पीएम हैं वह अकेले तो देश को चला नहीं सकते हैं, इतनी बड़ी देश है, इतनी ज्यादा जनसंख्या है, इतने सारे काम है। तो पीएम क्या करते हैं, कुछ लोगों को मिलाकर क्या करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाते हैं यानी मंत्री परिषद बनाते हैं। अपने टीम को मिलाकर यानी अपने लोगों को मिलाकर क्या बनाते हैं, तो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्री परिषद बनाते हैं। जैसे आपके डिफेंस मिनिस्टर हो गए, रेलवे मिनिस्टर हो गए, ये सभी कहाँ आते हैं, तो इसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में आते हैं।
तो ये बात आपको समझ में आ गया कि हमने क्या कहा कि बहुमत प्राप्त दल का शासन ये किसकी विशेषता है, हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम का है। इसमें होता क्या है, हमने आपको बताया कि मैम हमारा इलेक्शन होता है 543 सीट पे, आपको 272 सीट यानी 272 सीटें लाना रहता है। हमने 2019 में क्या देखा कि आपकी जो बीजेपी है वह मेजोरिटी में सीटें लाती है, 303 सीट लाती है। तो अब इस बीजेपी के एमपी है वही किसी एक एमपी को क्या करेंगे, पीएम बनाएंगे, और उन्हीं से क्या बनेगा, हमारे देश का सरकार बनेगा। और यह पीएम क्या करेंगे, कुछ लोगों का टीम बनाएंगे और उसी को क्या बोलते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के शासन पार्टी का ही क्या होता है, सरकार होता है। मैंने आपको एक एग्जाम्पल से समझा दिया, इसी एग्जाम्पल को आपको क्या करना है, थोड़ा सा समझना है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का ही शासन होता है। शासन या बोल सकते हैं कि सरकार बनती है, या शासन या सरकार बनती है, सरकार बनती है। यानी लोकसभा में जो पार्टी क्या करती है, मेजोरिटी में जीत लाती है अपना सीट, उसी की क्या बनेगी, गवर्नमेंट बनेगी। तो हमने क्या देखा, अभी तो हमारी बीजेपी यानी एनडीए सरकार ही चल रही है। तो देखिए ये हो गया हमारी इसकी पार्लियामेंट्री सिस्टम का दूसरी विशेषता, जो कि क्या है, बहुमत प्राप्त दल का शासन। अब इसकी जो तीसरी विशेषता आती है वह क्या आती है, क्या आती है भाई, तो सामूहिक उत्तरदायित्व। इसका मतलब क्या हो गया, देखो सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब क्या हो गया, थोड़ा सा इसे समझना है, ठीक है। सामूहिक उत्तरदायित्व, उत्तरदायित्व इसका मतलब क्या हो गया मैम, इसका मतलब क्या हो गया, थोड़ा सा बता दो। देखो इसका मतलब क्या होता है, सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब क्या होता है कि जो हमारी लोकसभा होती है, यानी जो हमारी मंत्री परिषद है, अब इस मंत्री परिषद में जितने भी हमारे मंत्री बैठे हैं वह क्या होंगे, लोकसभा के प्रति क्या होंगे, उत्तरदायी होंगे, यानी रिस्पॉन्सिबल होंगे। यानी ये जो मंत्री साहब हैं जो भी बैठे हैं इसमें, जैसे हमारे कौन कौन से मंत्री हो सकते हैं, आपके डिफेंस मिनिस्टर हो सकते हैं, डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर हो सकते हैं, आपके रेलवे मिनिस्टर हो सकते हैं, रेलवे मिनिस्टर हो सकते हैं, आपके होम मिनिस्टर हो सकते हैं, होम मिनिस्टर हो सकते हैं, ऐसे करके बहुत सारे मंत्री होंगे। तो ये जो हमारे मंत्री हैं ना, ये मंत्री ये क्या होंगे, हमारे लोकसभा के प्रति क्या होंगे, उत्तरदायी होंगे। यानी जो भी ये काम कर रहे हैं ना, उसके लिए लोकसभा के प्रति क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल बनना होगा, नहीं तो लोकसभा क्या करेगी, अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाके क्या कर सकती है, सरकार को गिरा सकती है। तो यहीं पे आप लिखिएगा कि मंत्री परिषद, यहाँ पे आप लोग नोट बना लीजिए, ठीक है। कहाँ मैं लिखूं, चलो यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, कि मंत्री परिषद, इसलिए मैंने आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बता दिया, क्योंकि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है हर जगह उनका न्यूज में आप लोग सुनते रहेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होते हैं, जो पीएम है कुछ लोगों को मिलाकर एक मंत्री परिषद बनाते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे डिफेंस मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है। तो आपका सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब क्या हो गया कि जो हमारे मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यानी जो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वह क्या है, तो आपके लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि लोकसभा, लोकसभा, लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव से क्या कर सकती है, सरकार को गिरा सकती है। लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव से सरकार को गिरा सकती है, गिरा सकती है, ठीक है। अब ये आपका अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, देखिए जो आपका अविश्वास प्रस्ताव होता है इसमें केवल इतना बात बोला जाता है ना कि ये मंत्री परिषद सदन में क्या कर रही है, अविश्वास को व्यक्त कर रही है, कारण बताने की जरूरत नहीं होती, बस इतना बात बोला जाता है। बस क्या बोला जाता है, तो लिख लीजिए, यह मंत्री परिषद
मंत्री परिषद यानी जो अभी प्रेजेंट में हमारा चल रहा होगा, ठीक है, यह मंत्री परिषद सदन में यानी लोकसभा में सदन में अविश्वास अविश्वास व्यक्त कर रही है, व्यक्त कर रही है। कारण बताने की जरूरत नहीं होती है, कारण बताने की जरूरत नहीं होती है, जरूरत नहीं होती है, ठीक है। और ये जो आपका अविश्वास प्रस्ताव है केवल आपके लोकसभा में लाया जाता है, यहाँ पे लिख लीजिए, यह केवल लोकसभा में लाया जाता है। किसके द्वारा? तो हमारे विपक्ष के नेता द्वारा, ठीक है। यह केवल लोकसभा में लाया जाता है विपक्ष के द्वारा, विपक्ष के द्वारा, यानी जो हमारे ऑपोजिशन लीडर होते हैं वही क्या करते हैं, आपके अविश्वास प्रस्ताव को लाते हैं। अब जिसकी सरकार है वो उसमें से कोई मंत्री तो अविश्वास प्रस्ताव लाएगा नहीं अपना सरकार हटाने के लिए, तो ये कौन लाता है? आपके जो हमारे विपक्ष पार्टी होती है वही क्या करते हैं, लाते हैं। तो आपका जो तीसरी विशेषता हो गया वह क्या हो गया? सामूहिक उत्तरदायित्व, यानी जो हमारी मंत्री परिषद है वह क्या है, आपके लोकसभा के प्रति क्या है, उत्तरदायी है। लोकसभा क्या कर सकती है? अविश्वास प्रस्ताव से सरकार को गिरा सकती है या हटा सकती है। अब ये अविश्वास प्रस्ताव है क्या? तो यह मंत्री परिषद, बस इसमें लिखा जाता है ना कि यह मंत्री परिषद सदन में अविश्वास व्यक्त कर रही है, कारण बताने की जरूरत नहीं होती है। और यह जो आपका अविश्वास प्रस्ताव है केवल आपके लोकसभा में लाया जाता है विपक्ष के द्वारा, ठीक है। तो इसकी तीसरी विशेषता हमने देख लिया, सामूहिक उत्तरदायित्व। अब हम लोग देखते हैं इसकी जो चौथी विशेषता है वह क्या है, राजनीतिक एकरूपता। सारे लोग बुक आपका लक्ष्मीकांत का लेके बैठना है, उसी में से सारी बातें मैं बता रही हूँ, ठीक है। आपका जो लैंग्वेज है बुक का वो आपको समझ में आ जाएगा। राजनीतिक एकरूपता, इसका मतलब क्या हो गया? देखो, हमने आपको पीछे क्या पढ़ाया है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ाया है। तो होता क्या है, राजनीतिक एकरूपता का मतलब क्या होता है कि हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में क्या होते हैं, जो सारे मंत्री होते हैं वह क्या होते हैं, आपके एक ही पार्टी के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, सामान्यतः मंत्री परिषद में मंत्री सभी एक ही राजनीतिक दल के होते हैं, ठीक है, राजनीतिक दल के होते हैं, जिससे समान विचारधारा मिलती है, ठीक है। जिससे क्या होती है आपकी, जिससे और इस तरह उनकी क्या होती है, समान राजनीतिक विचारधारा होती है, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए, देखो जब एक ही पार्टी के लोग होंगे तो उनकी जो विचारधारा होगी वो भी क्या होगी, एक होगी। तो यहाँ पे लिख लीजिए, इस तरह उनकी समान राजनीतिक विचारधारा होती है, ठीक है। अब इसका बात क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, थोड़ा सा समझना है, ठीक है। हमने क्या कहा, राजनीतिक एकरूपता का मतलब क्या हो गया कि हमने कहा कि सामान्यतः मंत्री परिषद में मंत्री सभी एक राजनीतिक दल के होते हैं, इस तरह उनकी समान राजनीतिक विचारधारा होती है। यानी जो हमने आपको यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बताया है, इसमें हमारे जितने भी मंत्री होंगे यानी जो मिनिस्टर होंगे, जैसे डिफेंस मिनिस्टर होंगे, रेलवे मिनिस्टर होंगे, होम मिनिस्टर होंगे, तो ये सारे ना क्या होंगे, आपके बीजेपी पार्टी के ही होंगे। जिससे क्या होगा कि सभी के समान राजनीतिक विचारधारा होंगे। अब इसमें से कोई कांग्रेस का आके इसमें कोई मिनिस्टर बन जाता है तो वो तो हर काम में ऐसे करेगा, ठीक है। तो वही आपसे बोला गया है कि इसकी जो चौथी विशेषता है वह क्या है, राजनीतिक एकरूपता, यानी हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में क्या होते हैं, सभी मंत्री एक ही पार्टी के क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। अब इसकी जो पांचवी विशेषता आती है वह क्या आती है, थोड़ा सा उसे देखना है।
पांचवी विशेषता आती है दोहरी सदस्यता। दोहरी सदस्यता, ठीक है। दोहरी सदस्यता का मतलब क्या हो गया कि इसमें जो हमारे मंत्री होते हैं ना, मंत्री आपके विधायिका और कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं। इससे क्या होते हैं कि वह दोहरी सदस्यता उनके पास होती है। तो यहाँ पे लिख लीजिए मंत्री, मंत्री, विधायिका एवं कार्यपालिका, कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं। दोनों के सदस्य होते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है कि इनके पास दोहरी सदस्यता होती है। तो इसकी पांचवी विशेषता हो गई दोहरी सदस्यता। अब आते हैं हम लोग इसके छठे विशेषता पे। छठी विशेषता क्या है? प्रधानमंत्री का नेतृत्व। यहाँ पे लिखिए प्रधानमंत्री का, प्रधानमंत्री का नेतृत्व। यानी हम लोग क्या देखते हैं कि आपके पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं वही क्या होते हैं, हेड होते हैं। लेकिन हम लोग वहीं पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम में देखते हैं तो वहां पे जो हमारे प्रेसिडेंट साहब होते हैं वह क्या होते हैं, हेड होते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा प्रधानमंत्री का नेतृत्व का मतलब क्या हो गया कि जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं वह क्या होते हैं, आपके मंत्री परिषद के क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा मंत्री परिषद, ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी जो हमारा मंत्री परिषद होता है, प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मिनिस्टर के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, अध्यक्ष होते हैं। और हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो सारे हमारे देश के लिए नियम कानून निर्णय लिए जा रहे हैं वो सारे कहाँ से लिए जा रहे हैं, तो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्री परिषद से ही लिए जा रहे हैं। और उसका हेड कौन है, तो उसका हमारा, उसके यहाँ पे हमारे यहाँ हेड कौन है, हमारे प्राइम मिनिस्टर है। तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री का नेतृत्व। यह किसकी विशेषता है, आपके पार्लियामेंट्री सिस्टम की विशेषता है। अब जो हमारी सातवीं विशेषता आती है वह क्या आती है, निचले सदन का विघटन। सातवां क्या होता है, निचले सदन का विघटन, ठीक है। देखिए निचला सदन हम लोग बोलते क्या किसको है, तो हमारे यहाँ पे लोकसभा को अपर हाउस बोलते हैं और आपके राज्यसभा को क्या बोलते हैं, लोअर हाउस बोलते हैं। तो जो हमारी लोकसभा होती है वह आपकी एक अस्थायी सदन होता है, यानी 5 वर्ष के बाद क्या होता है, उसका विघटन हो जाता है। तो उसी का मतलब उसका एक विशेषता हो गया कि 5 साल बाद क्या हो जाता है, उसका विघटन हो जाता है। वह किसकी विशेषता है, आपके संसदीय व्यवस्था की विशेषता है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा आम चुनाव से, यानी जो हमारा इलेक्शन होता है, आम चुनाव से पहली बैठक के पश्चात, पहली बैठक के पश्चात लोकसभा का 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद विघटन हो जाता है, विघटन हो जाता है, ठीक है। ये क्या हो गई, इसकी विशेषता हो गई। अब जो हमारी 8वीं विशेषता आती है वह क्या आती है, गोपनीयता का सिद्धांत। बस आपके बुक में लिखा है गोपनीयता, गोपनीयता। गोपनीयता का मतलब क्या हो गया कि हमारे मंत्री हैं, ये सारे मंत्री क्या करते हैं, गोपनीयता के सिद्धांत पर कार्य करते हैं और इनको गोपनीयता का शपथ भी दिलाया जाता है। जैसे हमारे कोई भी मंत्री
आपके कोई भी मंत्री क्या कर सकते हैं, किसी भी नीति या कार्यवाही को क्या कर सकते हैं, बिना सभी मंत्रियों के मंजूरी के बिना वो रिवील नहीं कर सकते। ठीक है, तो वही हमारे मंत्री क्या करते हैं, आपके गोपनीयता के सिद्धांतों पर काम करते हैं। जब तक कि सारे मंत्रियों की मंजूरी नहीं बनती है तब तक किसी आपके नीति या कार्यवाही को रिवील नहीं किया जाएगा, यानी उसको ऐसे फैलाया नहीं जाएगा, उजागर नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा गोपनीयता का सिद्धांत हो गया। आपकी बुक में भी ऐसे ही लिखा है। तो देखिए, अब हमने आपको जो इसकी 8 विशेषता थी, उस 8 विशेषता को हमने क्या कर दिया है, जो लगभग थी उसको हमने अच्छे से कंप्लीट कर दिया है। और आपको जहां पर भी इसमें डाउट होगा, आप लोग एक बार पूछ लीजिएगा कि हमें इस विशेषता में क्या है डाउट है, क्योंकि फिर मैं आपको समझा दूंगी। ठीक है, और हम लोग जब अगले दिन पढ़ने वाले हैं तो उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रेसिडेंशियल सिस्टम की विशेषता क्या होती है, यानी राष्ट्रपति शासन की विशेषता क्या होती है। फिर हम लोग जानेंगे आपके संसदीय व्यवस्था के गुण क्या है, दोष क्या है, और संसदीय व्यवस्था के स्वीकार्यता के कारण क्या है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और आपका एम लक्ष्मीकांत के बुक का जो ये सीरीज है आपका अच्छे से कंप्लीट हो रहा होगा हमारे साथ में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, नमस्ते।